हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट का यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आयनिक सॉलिड्स पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड्स का ये लेक्चर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स को पढ़ने से पहले हम इसका एक जनरल परिचय देख लेते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो पदार्थ सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक सॉलिड्स। और किसी भी पदार्थ के जो गुण होते हैं वो बंध की प्रकृति यानी कि बॉन्ड की नेचर और उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। आयनिक पदार्थ में बंध की प्रकृति मुख्यतः आयनिक होती है और इनकी स्ट्रक्चर में प्रत्येक आयन मुख्यतः 4, 6 या 8 विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ रहता है और इसके कारण आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी हाई होते हैं। आयनिक यौगिकों की संरचना में आयनों के आकार का अधिक महत्व है, इसलिए सबसे पहले आयनिक सॉलिड की संरचना पर आयनों के आकार के प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक बंध की सामर्थ्य तथा आयनिक यौगिकों की संरचना और उनके गुण आयन के आकार से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः आयनों को ठोस गोलाकार माना जाता है, अतः आयनिक आकारों को आयनिक त्रिज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन की आयनिक त्रिज्या उसकी नाभिक से वह दूरी मानी जाती है जहां तक कोई अन्य आयन उसके निकट आ सकता है। तो ये आयनिक क्रिस्टल में आयनिक त्रिज्या की बात हुई। त्रिज्या अनुपात प्रभाव तथा उपसह संयोजन संख्या, रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? किसी आयनिक यौगिक के धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात उसका त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इट मीन्स क्या हो गया? त्रिज्या अनुपात, जिसको हम कैपिटल आर, स्मॉल आर से लिखते हैं, इक्वल टू धनायन की त्रिज्या आर प्लस और अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, जिसको हम आर माइनस से शो करते हैं। तो ये हो गया रेडियस रेशो, त्रिज्या का अनुपात। इस त्रिज्या अनुपात का आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल संरचना अर्थात क्रिस्टल में आयनों के पैकिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आयनिक क्रिस्टलों में प्रत्येक आयन विपरीत आयनों से घिरा हुआ रहता है। क्रिस्टल में एक आयन जितने विपरीत आयन से घिरा हुआ होता है उन आयन की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या, किसी केंद्रीय आयन को निकटतम घेरे रखने वाले विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई सेंट्रल आयन है वो पॉजिटिव है और उसके निकट नेगेटिव आयन जो हैं वो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो इन नेगेटिव आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहेंगे। या अगर सेंट्रल आयन नेगेटिव है तो उसके चारों ओर पॉजिटिव आयन होंगे, मीन्स वो पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ होगा, तो उन पॉजिटिव आयन की संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समन्वय संख्या के आधार पर ही क्रिस्टल की संरचना निर्धारित होती है। मीन्स कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। समन्वय संख्या का निर्धारण त्रिज्या अनुपात से होता है। अब समन्वय संख्या के आधार पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और समन्वय संख्या को डिफाइन करेंगे हम या निर्धारित करेंगे त्रिज्या अनुपात से, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। 4, 6 तथा 8 अति सामान्य समन्वय संख्या है।
जो क्रमशः क्या होता है, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय संरचनाओं का निर्माण करती है। इट मीन जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होगी, जिसका 6 होगा उसकी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होगी, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा वो घनीय संरचना वाला क्रिस्टल होगा, क्यूबिक उसकी स्ट्रक्चर होगी। किसी यौगिक की वह संरचना सर्वाधिक स्थायी होती है जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, अगर एनर्जी लो होगी तो उस क्रिस्टल की वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर हाई एनर्जी होगी तो उस क्रिस्टल की वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगी। इसलिए न्यूनतम ऊर्जा वाली स्ट्रक्चर ही ज़्यादा स्टेबल होती है। अर्थात क्रिस्टल में आयनों के मध्य आकर्षण अधिकतम और प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। एनर्जी कम कब होगी? जब क्रिस्टल में जो आयन्स है उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तभी उस आयन की या उस क्रिस्टल की एनर्जी न्यूनतम होगी और तभी वो क्रिस्टल स्टेबल होगा। इस संबंध में निम्न नियम महत्वपूर्ण है। पहला नियम है, अधिकतम आकर्षण के लिए यह आवश्यक है कि आयन अधिकाधिक विपरीत आवेशित आयनों से स्पर्श करते हुए घिरे होने चाहिए। इस लाइन का मतलब यह है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन तब होगा जब कोई आयन जो है वो विपरीत आवेशित आयन से घिरा हुआ हो, लेकिन उनसे वो जितना ज्यादा स्पर्श में होगा तभी उनमें आकर्षण ज्यादा होगा और तभी उस क्रिस्टल की एनर्जी कम होगी और तभी संरचना स्टेबल होगी। समान आवेश वाले आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। अगर आवेश समान है आयनों पर, जैसे माइनस माइनस वाले आयन हैं, तो वो इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। ऋण आयनों का आकार बड़ा होता है तब वे इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि वे कम से कम आयतन घेरें। स्थायी संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात प्रभाव तथा समन्वय संख्या के संबंध में दो प्रकार की व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं। पहला है धनायन का आकार स्थिर रखते हुए ऋणायन के आकार में वृद्धि करें, अर्थात घटते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव दिखाया गया है, जो कि इस चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ देखिए ए में जो M है वो एक सेंट्रल आयन है, इसका साइज कम है, बी में थोड़ा बड़ा हो गया और सी में थोड़ा और बड़ा हो गया। साथ ही साथ में यहाँ पर ये देखिए जो इसको घेरे हुए आयन हैं वो भी साइज में बढ़ते जा रहे हैं। तो घटते त्रिज्या अनुपात का समन्वय संख्या पर प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। ऋणायन का आकार स्थिर रखते हुए धनायन के आकार में वृद्धि करें। अब ऋणायन का जो आकार है उसको हमें स्टेबल रखना है और पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो बढ़ाना है। तो बढ़ते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव इस चित्र में बताया गया है। ठीक है, ऊपर हमने क्या कहा था, धनायन का आकार स्थिर रखा था और ऋणायन के आकार में वृद्धि की थी, और यहाँ पर हम ऋणायन का आकार स्थिर रखेंगे और जो धनायन है इसकी साइज में, ये जो बीच में धनायन है इसकी साइज में हम वृद्धि करेंगे। उक्त दोनों ही स्थितियों में बीच की व्यवस्था B ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी आयन परस्पर सटे हुए हैं। अब B डायग्राम को हम देखें, यहाँ पर B देखिए और यहाँ पर B देखिए। ये जो B है इसी के अंदर हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है जिसमें जो आयन्स हैं आपस में बहुत पास पास, ये देखिए यहाँ पे पास में है, ये पॉजिटिव आयन के पास में है और नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ पर देखिए C में डिस्टेंस बढ़ गई है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आयन्स के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ गई है, और यहाँ भी देखिए B में जो आयन है वो पास पास हैं और C में ये बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। तो B ऐसी अवस्था है जिसमें सभी आयन परस्पर सटे हुए हैं और उनके मध्य रिक्त स्थान भी कम से कम है। इस प्रकार की स्थायी संरचना के लिए ही आयन अपनी समन्वय संख्या निर्धारित करते हैं।
जैसा कि चित्र में अवस्था सी में धनायन की समन्वय संख्या घटने पर स्थायी संरचना प्राप्त होती है, जबकि जो चित्र है उसकी जो सी अवस्था है उसमें धनायन की समन्वय संख्या बढ़ने पर स्थायी व्यवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक समन्वय संख्या के लिए त्रिज्यानुपात की एक ऐसी निम्नतम सीमा है जिसके नीचे उससे कम समन्वय संख्या वाली संरचना अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक इन तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अष्टफल की संरचना में धनायन की समन्वय संख्या 6 होती है, अर्थात एक धनायन के चारों ओर 6 ऋणायन उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया कि समन्वय संख्या वो होती है जो सेंट्रल आयन को चारों ओर से जितने आयन घेरे हुए होते हैं उनको समन्वय संख्या कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 होगी क्योंकि 6 जो ऋणायन है वो धनायन को घेरे हुए रहते हैं। इस संरचना में 4 ऋणायन व एक धनायन एक ही तल में होते हैं, जबकि एक ऋणायन धनायन तल के ऊपर और नीचे होता है। अब यहाँ इस डायग्राम में हम देखें तो हमें केवल 4 ही ऋणायन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये धनायन के साथ एक ही प्लेन में है और बाकी जो 2 ऋणायन हैं वो इसके ऊपर और नीचे होते हैं। चित्र में धनायन को दर्शाने के कारण इसके ऊपर स्थित ऋणायन को यहाँ पर हटा दिया गया है, ऊपर और नीचे वाले को नहीं दर्शाया गया है। गणितीय विधि से त्रिज्या अनुपात की गणना के लिए माना कि एक तल में स्थित 4 ऋणायन जिनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये 4 ऋणायन हैं। एक धनायन जिसको हमने नाम दिया ओ को इस प्रकार से घेरे हुए हैं कि ये आयन आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर सके। ठीक है, तो ये इस तरह से घेरते हैं कि यहाँ पर देखिए एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चित्र में समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि धनायन की त्रिज्या r+ और ऋणायन की त्रिज्या r- हो तो ये देखिए एक ऋणायन है, इसकी जो त्रिज्या है r- है और ये धनायन है, इसकी त्रिज्या r+ है। और ये एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल। तो अगर इसमें त्रिज्या r+ और r- हो तो इस त्रिभुज ABC में धनायन की त्रिज्या r+ और ऋणायन की त्रिज्या r- हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC² = AB² + BC²। क्योंकि AB = BC = 2r है तो AC² = 2 ब्रैकेट AB² हो जाएगा। AC = √2AB हम लिख सकते हैं इस चीज को अंडर रूट में कन्वर्ट करके। तो इस समीकरण में AC और AB का मान रखने पर 2r+ + 2r-, ठीक है, इक्वल टू √2.2r-। अब यहाँ 2 कॉमन हो गया तो बाहर आ गया, 2 बाहर कर लिया और ब्रैकेट में r+ + r- रह जाएगा, इक्वल टू 2.2r-। r+ + r- इक्वल टू √2r-। ये जो 2 है वो इधर आ गया और आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पे √2r- बचा। r+ इक्वल टू √2r- और ये जो r- है वो उधर चला गया इसलिए -r- हो गया। r+ इक्वल टू r- √2 - 1, इसमें r- कॉमन हो गया। r+ अपॉन r- इक्वल टू √2 - 1 हो जाएगा। तो r
कैपिटल आर आर इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू √2 - 1। अब √2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर आर इक्वल टू 1.414 आएगा √2 को सॉल्व करने पर -1, तो आर आर इक्वल टू 0.414। अष्टफल की संरचना में धनायन के ऊपर तथा नीचे स्थित 2 ऋणायन को हटा दिया जाए तो समन्वय संख्या 4 वाली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। यही कारण है कि समन्वय संख्या 6 अर्थात अष्टफल की संरचना तथा समन्वय संख्या 4 मीन्स स्क्वायर प्लेनर संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने की गणितीय विधि समान है, दोनों की सेम होगी, अतः त्रिज्या अनुपात भी इनका सेम होगा। इसमें जो रेडियस रेशियो आया है कैपिटल आर आर इक्वल टू वो आएगा 0.414, तो ये दोनों के लिए सेम आएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।